देखो। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को करवाऊँगी सीएनएस पैथोलॉजी की मार्किंग। टोटल ये मेरे पास करिकुलम है और करिकुलम मैंने इसीलिए उठाया था कि आप लोग को दिखा सकूँ कि बहुत थोड़ा सा है, ये देखने में बहुत हॉरर लगता है लेकिन सिर्फ कुछ टॉपिक करने हैं। ठीक है, पहले पहले ना हम लोगों ने करनी है ये टोटल हमारे पास 4 डिजीज़ हैं, ये करनी है। उसके बाद फिर ये सारे ट्यूमर्स करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाली डिजीज़, ये करनी है और ये स्ट्रोक करना है। ठीक है, अब बुक में एक ये डिस्टोनिया वाला टॉपिक है, ये नहीं दिया हुआ। इसके अलावा ये वास्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वास्कुलर डिसऑर्डर्स में ना हमारे पास ये 3-4 चीज़ें आएंगी, वो आप लोग यहीं से ही पढ़ लेना। इसके अलावा एक सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ दी हुई है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बाकी सारी न्यूरो डिजेनरेटिव दी हुई हैं। और इसमें हमारे पास जो ट्यूमर्स इंपॉर्टेंट है ना, सीएनएस के ट्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों है। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन आती है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। और साथ ही आता है कि 3 पीडियाट्रिक ट्यूमर्स के ना नेम लिखो, मेडुलोब्लास्टोमा, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा और एक प्लियोमॉर्फिक ज़ैंथो एस्ट्रोसाइटोमा। अब ये तीसरा है ना, ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन वो 3 नाम पूछते हैं, तो आप ये 3 नाम अपनी बुक पर लिख लेना। अब मैं आप लोगों को यही ना फिर दोबारा बुक में से दिखाती हूँ। अब आप लोगों ने ना करनी है रॉबिन से इसको। अब स्टार्ट में से कौन सा टॉपिक करना है, एक ये सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ वाला टॉपिक करना है, इसमें से भी ये इस्कीमिया बस। इसके अलावा करना है हमने इन्फेक्शंस में से हम लोगों ने मेनिंजाइटिस, प्रियॉन डिजीज़ और इसके अलावा जो ब्रेन एब्सेस भी दिया हुआ है, इनकेफेलाइटिस। ये 4 कंडीशन हमारे करिकुलम में दिखाई थी। डिजीज़ ऑफ माइलिन में से सिर्फ एक डिजीज़ करनी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करना। न्यूरो डिजेनरेटिव में से फिर हम लोगों ने ये 4 मैंने मार्क की में ये करनी है और ट्यूमर जो हमने सारे करने हैं। अगेन आई एम सेइंग सीएनएस के ट्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इस चैप्टर को रॉबिन से ही करना, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब करिकुलम में ना टॉपिक मेंशन था स्ट्रोक के नेम से, लेकिन रॉबिन के अंदर ये दिया हुआ है सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के नेम से। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है, स्ट्रोक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले ये वाला पैराग्राफ करना है, उसमें से तीनों कॉजेज़ करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी करना है कि ऑक्सीजन डिमांड हमारी डिक्रीज़ क्यों होती है, एक फंक्शनल हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। अब आगे इस्कीमिया की ना 2 टाइप्स दी हुई हैं, एक ये ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया और फोकल इस्कीमिया। तो आप लोगों ने बस एक ये कर लेना है कि ये बीपी लो हो जाता है और ये इसमें ब्रेन डेथ हो जाती है। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये करोगे आप लोग, इसकी ग्रॉस में लिखोगे इसका ब्रेन स्वेलन हो जाता है और इसकी जो माइक्रोस्कोपी लिखोगे ना, उसमें आपने बताना है कि 12 से 24 घंटे बाद क्या होता है, 24 से 2 घंटे वीक के बाद क्या होता है और 2 वीक के बाद क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारा लिखोगे और ये वाटरशेड इनफैक्ट्स। अच्छा, मैंने ना इसको यहाँ पर आसान करके लिख लिया है, तो आप लोग भी चाहो तो अपनी बुक पे ऐसे स्टिकी नोट लगा के लिख सकते हो। उसके बाद ना सेकंड टाइप दी हुआ है फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया, उसमें भी बताया हुआ है कि 2 टाइप का होता है, एम्बॉलिक होता है और ये थ्रोम्बोटिक होता है, इसको बस पढ़ लेना। और उसके बाद जो फोकल इस्कीमिया है वो हमें इसकी ना माइक्रोस्कोपी और ग्रॉस ना यहाँ पे दी हुई है, तो पढ़ने में ज़रा मुश्किल होती है, तो मैंने ना इसको यहाँ पर लिख लिया अपने स्टिकी नोट पे ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे। तो आप लोग भी इस तरह लिख लेना, बहुत सारी चीज़ होती है, पढ़ने में ज़रा मुश्किल होती है और दिल भी नहीं करता। तो फोकल इस्कीमिया का पहला ग्रॉस है, ग्रॉस में आप लोग इस तरीके से लिख लेना। और फिर हमारे पास आती है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में भी इस तरीके से लिख लेना। बस एक बात याद रखना, इसमें हमारे पास 2 पैटर्न लिखने, एक हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक। उसके बाद ना फिर आप लोगों ने ना डायरेक्ट आ जाना है अपनी इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर। अब इसमें से टोटल हम लोगों ने 4 डिजीज़ करनी है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, इनकेफेलाइटिस और हम लोगों ने करना है वो प्रियॉन डिजीज़। तो पहले मेनिंजाइटिस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये भी आप लोग अपनी बुक पे लिख लेना, ये वाइवा में पूछी जाती हैं। उसके अलावा ये टेबल है, ये टेबल सबको आना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है और 90% होता है और सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है। तो आप लोग को पता हो कि न्यूनेट्स में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, यंग्स में कौन सा और अडल्ट में कौन सा। इसके बाद इसकी फाइंडिंग्स दी हुई है, सीसीएफ की ग्लूकोज कम हो जाता है और प्रोटीन ज़्यादा और न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद नेक्स्ट में फिर हमें बताया हुआ है ये वाली बातें, वो बस मैंने शॉर्ट लिस्ट करके लिख दी थी। और ग्रॉस में ये कि एक्सुडेट आता है, मतलब जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं सिर्फ यही आप लोग कर लेना। उसके बाद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये वायरल होता है, ये इसकी टर्म्स यहाँ लिख दी हैं। और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में फिर हमारे पास 3 चीज़ आती हैं, टीबी मेनिंजाइटिस। अच्छा, टीबी मेनिंजाइटिस की जो इंपॉर्टेंट बातें थी ना, वो मैंने साइड पर आके लिख दी हैं और हाईलाइट पोर्शन ये आप लोग बस कर लेना। इसके अलावा ये स्पायरोकीटल और ये फंगल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन एब्सेस है, ब्रेन एब्सेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना एक दफ़ा ना। और एनकेफेलाइटिस आ जाता है, एनकेफेलाइटिस इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ये
कि ना वाइवा में पूछी जाती है। उसके बाद ये एन्केफेलाइटिस की टाइप दी हुई है कि हर्पीस की वजह से होता है, और ये रेबीज़ की, साइटोमेगालोवायरस। ये लोग ना आप सारा ना एक दफ़ा ना पढ़ लेना, ताकि ये MCQs में आता है तो आप लोग कर सको अटैम्प्ट। ये इसकी मार्फोलॉजी दी हुई है, इसके जो ये मेन पॉइंट्स हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। लोगों ने नहीं करना, ये वाला नहीं करना, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। फिर आप लोगों ने आ जाना डायरेक्ट प्रियॉन डिजीज़ पे। प्रियॉन डिजीज़ आती है और ये आप लोगों ने करनी है यहीं से ही, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक बात ये कि म्यूटेशन हो जाती है PRP जीन में, ये करना। और इसका ये जो ग्राफ है ना, ये अच्छे से बनाना सीखना, और बस ये यहाँ से करना, और इसका एक ग्रॉस का टेबल होता है। अच्छा, अब इसकी ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है ना, वो ये आती है कि ना इसमें हमारे पास ना ये स्पंजी फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब किसी भी सिनेरियो में स्पंजी फॉर्म लिखा होगा तो समझ जाना कि प्रियॉन डिजीज़ की बात हो रही है। इसके बाद नहीं करना। फिर हम लोग डिजीज़ ऑफ माइलिन में आते हैं। इसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक डिजीज़ करनी है, दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल इसमें ना ये बात MCQs है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 होती है, ठीक है। और इसमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग सिंड्रोम कहते हैं, और बाकी करेक्टराइज बाय DSP, और बाकी ये पढ़ लेना बाकी। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस ना यहाँ पे बहुत मुश्किल लिखी हुई है, अगर किसी को, ये मैंने अपनी ज़ुबान में लिखी हुई है, अगर किसी को समझ आए। उसमें ये बताई हुई है कि म्यूटेशन हो जाती है ये MHC में, या मतलब HLA-DRB1 में म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन हो जाती है इंटरल्यूकिन 1 और 7 में, इम्यून रिस्पॉन्स में। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो एक हमारे पास एविडेंस ये है ना कि जो माइलिन एंटीजन है वो एक्टिवेट कर लेता है T सेल को। जब T सेल एक्टिवेट होते हैं तो ये T1 हेल्पर सेल और T17 हेल्पर सेल को बुला लेते हैं। अब T1 क्या करता है, सिक्रीट इंटरफेरॉन गैमा, और T17 क्या सिक्रीट करता है, साइटोकाइंस रिलीज़ करता है। अब इंटरफेरॉन गैमा ये माइक्रोफेजिस को बुला लेता है, और साइटोकाइंस जो ये लिम्फोसाइट्स को बुला लेते हैं। इन दोनों का क्रॉस रिएक्ट होता है, और डीमाइलिनेशन शुरू हो जाती है माइलिन की। और जब माइलिन की डीमाइलिनेशन होती है तो हमारे पास हमें प्लैक्स मिलते हैं। अभी जो प्लैक्स होते हैं ये हम माइक्रोस्कोपी में मिलते हैं, इसलिए इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, वो एक्टिव प्लैक्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी ग्रॉस में हमें क्या मिलता है, ग्लासी अपीयरेंस होती है, और ये ग्रे कलर्ड के प्लैक्स होते हैं। और इसके माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि पहले एक्टिव प्लैक्स होते हैं और फिर इनएक्टिव प्लैक्स होते हैं। अच्छा, अब ना इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका ना हमें एक ट्राइएड मिलता है जो कि किसी और में नहीं मिलता है। हर डिजीज़ का अपना ट्राइएड होता है। इसका होता है निस्टिग्मस, इंटेंशन ट्रेमर्स और डायसार्थिया। नेक्स्ट में ना अब चाहो तो अब आप लोगों ने ये टेबल कर लेना, नहीं तो ये मैंने साइड पर लिख लिया था कि एक्टिव प्लैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी और इनएक्टिव प्लैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके अलावा अब जितनी भी है हमारे पास चीज़ें आएंगी ना, ये नहीं करनी। अब हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट होंगे अपने न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ के ऊपर। अब न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में क्या करना है, पहले ये वाला पैराग्राफ करना, और इस टेबल के अंदर से टोटल हम लोगों ने ना करनी है अपनी ये 3-4 जो मेंशन की हुई है ना, बस ये वाला हाईलाइट पोर्शन करना, और ये MCQs में आती हैं तो ये पता होनी चाहिए। अब अल्जाइमर जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं, जो बातें मैंने साइड पे लिखी हुई है ना, चाहो तो आप लोग ये ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि ये आसान करके मैंने लिखी होती हैं। पैथोजेनेसिस में ये 2 बातें इसका की पॉइंट है ना, अगर याद रखने के लिए। और इसके अलावा इसकी ग्रॉस में आप लोगों ने क्या लिखना है कि हमारे पास सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लॉब की। अच्छा, इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये टैंगल्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और न्यूरेटिक प्लाक्स। अगेन अब आप लोग चाहो तो ये टेबल में से कर लेना, नहीं तो ये मैंने साइड पर जो लिखे हुए हैं ना, इसी में से कर लेना तो हो जाएगा। और एक बात ये कि जो हमारे पास अल्जाइमर्स में ना हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है। अब डिमेंशिया किसकी वजह से होता है, टैंगल्स की वजह से। जितने ज़्यादा टैंगल्स होंगे उतना ज़्यादा डिमेंशिया होगा। और फिर हम इसका ट्रीटमेंट बता देते हैं कि अल्जाइमर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ACE इनहिबिटर्स देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ दी हुआ है पार्किंसन। अब पार्किंसन भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि ना, इसमें इसका भी आप लोग ट्राइएड अपनी बुक में बना लेना, ट्राइएड क्लिनिकल फीचर्स में आता है। ये इसकी डेफिनेशन करोगे, इसकी पैथोजेनेसिस करनी है कि किस किस में म्यूटेशन हो जाती है। इसके अलावा इसका जो एक नॉन मैकेनिज़्म है वो ये है कि इसमें ना हमारे पास इन 3 चीज़ों की वजह से, मतलब पैथोजेनेसिस अगर आप आपसे पूछेंगे ना, तो आप लोग पहले म्यूटेशन वाली बात लिखोगे और उसके बाद ये 3-4 टर्म्स लिख देना। नेक्स्ट में उसने अगेन हमें ग्रॉस बताई हुई है, ग्रॉस में एग्जैक्ट यही बात लिखनी है, और माइक्रोस्कोपिक में आप लोग लिखोगे ये हमारे पास न्यूरोनल डीजनरेशन विद लीवी बॉडीज़ एंड लीवी न्यूट्राइट्स। अच्छा, अब लीवी बॉडीज़ जो आती हैं ये होती है पार्किंसन में, एक होती है नाइग्री बॉडीज़, वो हमें रेबीज़ में मिलती हैं। सेम इनके टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कि हमारे पास न्यूरोनल डीजनरेशन में क्या होगा, लीवी बॉडीज़ में क्या होगा, और लीवी न्यूराइट्स में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद हमें ना इसने क्लिनिकल फ़ीचर्स बताए हुए हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स में ना आप लोग क्या करोगे, इसको पढ़ लेना, मैंने ट्राइएड बता दिया, वही लिख लेना। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं
इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं कि एल-डोपा विद कार्बिडोपा एंड डोपामीन एगोनिस्ट। हमने फार्मा में जो पढ़े हैं वो वाली ड्रग देख सकते हो। फिर हमें एक और डिजीज़ दी हुई है हंटिंगटन डिजीज़। ये वो जो पार्किंसन होती है वो हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो हमारे पास हंटिंगटन होता है वो हाइपर काइनेटिक होता है। नेक्स्ट में इसका की पॉइंट है कि डिजनरेशन होती है कॉर्डेट और पुटामिन के पैथोजेनेसिस हमारे पास हंटिंगटन प्रोटीन की होती है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेना अपनी सेफ साइड पर रहने के लिए। ग्रॉस में बस ये एट्रोफी हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक में ग्लाइकोसिस मिलता है, इसको भी बस एक दफ़ा पढ़ लेना। टॉपिक दिया हुआ है जो हमारे उसमें इंक्लूड है वो है ये लेटरोस्क्लेरोसिस। इसको भी ना आप लोग कर लेना। इसके ना ये फीचर्स आने चाहिए, मस्कुलर वीकनेस और ये सब करके ना कि पैथोजेनेसिस के म्यूटेशन हमारे पास इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ CNS के ना ट्यूमर्स। इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए एक, तो मैंने ये क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। इसके अलावा एक और लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़रा ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब इसमें जो ग्लायोमाज है ना, वो ग्लायोमाज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो ग्लायोमाज में सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है एस्ट्रोसाइटोमा। अब एस्ट्रोसाइटोमा की ना WHO ग्रेडिंग पूछते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ना इसकी WHO की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ना लिखा हुआ है कि इसके 4 ग्रेड होते हैं, इसमें ये फीचर्स होते हैं, और पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में हमें ये फीचर्स मिलते हैं, डिफ्यूज़ में ये फीचर्स मिलते हैं। तो आप लोग ये अपनी बुक पे ऐसे स्टिकी नोट लगा के लिख लेना। और इसकी जो इन चारों ग्रेड्स की ग्रॉस ये होती है और इनकी माइक्रोस्कोपी ये होती है। मॉर्फोलॉजी पूछनी है ना उनसे, तो उनमें तो हमने यही लिखना है। नेक्स्ट फिर हमें दिया हुआ ये ग्लायोमा। ये भी आप लोग क्या करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसी से लिख लेना, क्योंकि बुक के अंदर ये भी बहुत मुश्किल, मतलब मेरे से तो नहीं हो रहा था, तो आप लोग एज इट इज़ ये भी कर लोगे तो ना इनफ है। बस इसकी माइक्रोस्कोपी याद कर लेना, ये सी से ज़रा आसान हो जाता है। फिर हमारे पास एक ट्यूमर दिया हुआ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये चिल्ड्रन में सेरिबेलम में होता है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये म्यूटेशन हो जाती है इसमें BRFA जीन, जिसको मैंने बर्फ़ से याद किया था कि इसकी म्यूटेशन हो जाती है। और इसकी ग्रॉस के लिए मैंने अगेन यही किया है कि यहाँ पे लिख लिया, चाहो तो टेबल से कर लेना, नहीं तो यहीं से। दिया हुआ हमारे पास ये माइमोमा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, तो इनके नाम इतने अजीब है ना। अच्छा खैर, इसकी ग्रॉस में ये वाला वर्ड, अच्छा अब इसमें ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रंस में 4th वेंट्रिकल में होता है और अडल्ट्स में स्पाइनल कैनाल में होता है, ठीक है। ग्रॉस में ये सॉलिड और पेपिलरी मैसेज मिलते हैं हमें, ये 3 लिख देना, ये लिख देना। इसके अलावा ना हमारे पास ये दिए होते हैं, इसका जो हमारे पास वो होता है ना टिप होती है, मतलब सिनेरियो को पकड़ने की जो पॉइंट होता है वो होता है ये रोजेट अपीयरेंस, ठीक है। तो आप लोग ये रोजेट अपीयरेंस और जो पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में हमारे पास रूजेंथल फाइबर्स होते हैं, ये इन दोनों को मिक्स ना कर देना। हमारे पास न्यूरोनल ट्यूमर्स आ जाते हैं, इनको बस पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना। अच्छा, अभी हमारे पास है एम्ब्रियोनिक में मेडुलोब्लास्टोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों में होता है, ये मैलिग्नेंट होता है और राइफम न्यूरोएक्टोडम। अच्छा, अब इसकी जो हमारे पास जो इसके पॉइंट्स हैं ना 2 इसकी माइक्रोस्कोपी के, स्मॉल ब्लू सेल्स और ये हॉर्मोराइड रोजेट्स। अच्छा, अब हॉर्मोराइड रोजेट में क्या होता है कि सेल अरेंज अराउंड न्यूक्लियस, और हमारे पास स्मॉल ब्लू सेल्स में क्या होता है, स्मॉल बेसोफिलिक एपिथेलियल सेल्स। चाहो तो वे कर लेना बॉक्स, नहीं तो ये वाले पॉइंट कर लेना। पैथोजेनेसिस जो आप ये तीनों करोगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये कर खैर इसको बस पढ़ोगे। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जर्म सेल्स, इसको भी पढ़ लेना, नॉट कॉमन मेनिंजियोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसकी जो ग्रेड 1 की है ना 6 डिफरेंट पैथोजेनेसिस पैटर्न, वही SCQ में आए होते हैं, तो वो करना है, स्टार्ट करना है पहले। अच्छा, अब इसको भी मैंने अगेन जो है ना यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं आपको एक और दिखाती हूँ, चाहे तो आप लोग ये कर लेना, नहीं तो आप लोग वो कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मॉर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मेटास्टेटिक ट्यूमर। अच्छा, मेटास्टेटिक ट्यूमर में ना बस वो ये हमसे ना साइट्स पूछ लेता है कि ऐसे कौन कौन से ट्यूमर है जो ना मेटास्टाइज हो गए ना ब्रेन तक आते हैं, कौन कौन सी जगह के हैं वो। लंग का है, ब्रेस्ट का, स्किन का, किडनी और GIT। ये 1-2 नंबर का सवाल आता है, लेकिन ये आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखी हुई है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स की ना क्लासिफिकेशन, ये आप लोग ना एज इट इज़ लिख लेना। अच्छा, अब ना एक बात ये कि ये ना इनफिल्ट्रेटिव होता है, यहाँ मैं लिखना भूल गई, इनफिल्ट्रेटिव होता है मतलब कि ये अपनी जगह से कहीं और फैल जाता है, लेकिन नॉन फिल्ट्रेटिव होता है, सिस्ट की फॉर्म में होता है ना। अब सिस्ट एक ही जगह होती है, तो ये कर लेना आप लोग। और न्यूरॉन्स के भी आगे फर्दर 3 तरीके से होते हैं, और न्यूरोएक्टोडर्म का मेडुलोब्लास्टोमा होता है, और मेनिंजियोमास जो है सबसे अलग ट्यूमर होता है, वो इनकी किसी कैटेगरी में नहीं आता। और ये पता होगा आप लोगों को कि ग्लायल सेल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, और एक होता है हमारे पास ग्लायल सेल्स। ओके, अब ना नेक्स्ट मैंने ना लास्ट में लिखे हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऑफ CNS, ठीक है। अब ना ये आप लोग अपनी लिख लेना ऐसे ही स्टिकी नोट लगा के, ताकि जब रिवीजन करो तो आसानी रहे। कब कोई और आपको ना एक वर्ड से, मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं ना ये सारे सिनेरियो में आते हैं, और आप लोगों ने फिर डायग्नोज बनाना होता है।
जो आप लोग कह रही थी कि मेनिंजियोमा में दिखाती हूँ आगे, वो आप लोग ये वाला मेनिंजियोमा में लिख सकते हो, ठीक है। इसकी कॉमन साइट पूछते हैं, ड्यूरा मैटर होती है, आप लोग एज इट इज़ या तो ऐसे करके लिख लेना। बाकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 बताया हुआ है, ये भी एक MCQs है कि वो जो मैंने बताई थी पीछे से कौन कौन साइट्स होती है। और ये कि ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास एट्थ नर्व श्वानोमा होता है, मल्टीपल मेनिंजियोमास, ये दोनों पॉइंट हमारे पास आते हैं सिनेरियो में। फिर हमने इसको डायग्नोज बनाना होता है, तो आप लोग अच्छा अब ये वाला जो है ना हमारे पास ये 6 पैटर्न ये एज इट इज़ जो हमारे पास SEQ में आते हैं, तो आप लोग ये 6 जो है बहुत अच्छे तरीके से करना, और ये WHO की ग्रेड भी पता होनी चाहिए।